हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व का अगला पार्ट। यानी कि दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। और पिछले पार्ट को भी आप रिवीजन में रखें साथ साथ, ताकि हम पूरे 4 पार्ट में नीति निर्देशक तत्व बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों का एक पार्ट और बचेगा जो हम कल आपको बताएंगे। तो चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47, ये 4 अनुच्छेद इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है इन अनुच्छेदों में और कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप जो है ध्यान से देखें और इन चित्रों को अनुच्छेदों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं साथ में, इन चित्रों को आप जोड़ कर देखेंगे तब आपको ये बेहतरीन तरीके से याद होगा। और कोई अनुच्छेद कभी भी पूछेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत जो है चित्र जो है क्लिक हो जाएगा। तो इसलिए आपको वॉइस के साथ साथ आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। तो चित्रों को, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ये इमेज पर काम करता है, यानी कि देखने पर और सुनने पर, इस पर वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से चीज़ों को याद रख पाता है। तो इसलिए आप अच्छे से इन चीज़ों को देखें और जोड़ने की कोशिश करें। एसोसिएशन के ऊपर ही हमें पूरी मेमोरी जो है हमारी बढ़ती है और उसमें याद रहती चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में लिखा है कि देश में नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता लागू करें, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। समान नागरिक संहिता क्या होती है? समान नागरिक संहिता, देखो नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की संहिता होती है। एक न्यायपालिका की संहिता यानी कि जुडिशियल कोड, और एक होती है नागरिक संहिता यानी कि अपने सोशल कोड, यानी कि समाज से संबंधित ये सिविल संहिता जिसको बोलते हैं हम। जुडिशरी कोड में अपराधों से संबंधित जितने मामले उनमें तो सब लोग बराबर हैं, लेकिन समाज से संबंधित जो नागरिक संहिता है इसमें हमने धर्म और संप्रदायों के आधार पर अलग अलग प्रकार के कानून बनाए हैं। जैसे हिंदुओं का हिंदू कोड है, इस्लाम का शरीयत कानून है, ईसाइयों का अपना कानून है, सिखों का अपना कानून है। तो यहाँ पर इस देश में अनेक प्रकार की जो धर्म है, उन धर्मों के जो व्यक्तिगत कानून है, ये कह रहा है कि उन सभी कानूनों को समाप्त करके एक प्रकार का कानून आप देश में लागू करें। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज तक ये अनुच्छेद देश में लागू ही नहीं हुआ। अनुच्छेद 44 राजनीतिक कारणों और देश की धर्मनिरपेक्षता के कारण आज तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने हिम्मत दिखाई और अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया। वहां पर किसी भी प्रकार का शरीयत कानून या हिंदू कोड वगैरह नहीं है, वहां पर सब लोगों के लिए एक बराबर कानून है। आप जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझ जाओगे। इस्लाम में एक से अधिक पत्नी रखना कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन हिंदू में एक से अधिक पत्नी रखना गैर कानूनी है। तो ये इस्लाम में मान्यता है और हिंदुओं में नहीं है। तो बस यही है कि इस्लाम का पर्सनल कानून कहता है कि आप जो इस प्रकार से बहुपत्नियां रख सकते हो, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। तो बस यही चीज है, इसको समाप्त करने की बात कर रहा है अनुच्छेद 44, जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता लागू करना। लेकिन नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अभी आपने देखा देश में 3 तलाक जो विधेयक था वो बहुत बड़े स्तर पर विवादों में रहा, और उसमें मोदी सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में उसको पास करवाया 3 तलाक विधेयक, कि इस्लाम में पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उनको त्याग देते हैं और उसके बाद में इन महिलाओं का शोषण होता है। इसलिए 3 तलाक वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया और कहा कि ये हमारे शरीयत के अनुसार है और हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना देश के संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि देश एक धर्मनिरपेक्ष है। इस प्रकार का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सरकार को ये बिल लाना पड़ा। तो ये इस प्रकार की जो प्रावधान है जो समाज के व्यक्तिगत धर्मों से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक कर देना ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 की ओर, आर्टिकल 45। देखो अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। शिक्षा से संबंधित इस अनुच्छेद में लिखा है कि 6 वर्ष तक के बालकों हेतु पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करें। पूर्व शिक्षा या प्री एजुकेशन का मतलब होता है कि बालक जब स्कूल जाता है तो उससे पहले उसको एक ट्रेनिंग दी जाए, उसको एक प्रशिक्षण दिया जाए 1 साल का 2 साल का, उसके बाद में उसको स्कूल भेजा जाए ताकि वो स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करे।
आप सीधा बालक को स्कूल भेज दो, वो स्कूल जाएगा नहीं, जाएगा तो वो रोएगा, डरेगा, भय उसके अंदर बैठ जाएगा। आप याद कीजिए वो दिन जिस दिन आप पहली बार स्कूल गए थे, कितना मुश्किल रहा होगा वो काम आपके लिए, और कितने बहाने हमने बनाए थे कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज काश छुट्टी हो जाए स्कूल की, ये हो जाए, इतने सारे बहाने हमारे पास थे। तो बच्चों में ये डर क्यों है स्कूल का? बच्चों में डर होने का मुख्य कारण यही है कि हम सीधा उसको स्कूल भेज देते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन जो है ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। आप उसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाइए। इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की है, वो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक महिला होती है, वो बच्चे को 1 साल 2 साल तक ट्रेनिंग देती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान बच्चे को घर जैसा और स्कूल जैसा दोनों प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिलता है। तो उसको नहीं लगता है कि इतना बड़ा एक साथ परिवर्तन हो गया। वहां बच्चे को खेल खेल में इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, और स्कूल का अनुशासन धीरे धीरे उसको खेल खेल में सिखा देते हैं। बच्चे का वहीं पर खाना पीना सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर होता है। तो ये प्री एजुकेशन है, यानी कि स्कूल जाने से पहले एक ट्रेनिंग होती है। तो आर्टिकल 45 यही कह रहा है कि 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको प्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा उनको उपलब्ध करवाई जाए, और ये हमारे देश में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल में देखें तो वहाँ पर आजकल प्ले ग्रुप वगैरह जो होते हैं, तो वो प्री एजुकेशन ही तो है। इनकी प्ले ग्रुप में बच्चे को इनफॉर्मल तरीके से खिलौने के साथ में उसको पढ़ना लिखना इस प्रकार से सिखाया जाता है। वहाँ बच्चा कितनी भी गलतियाँ करता है तो उनको एक्सक्यूज है, लेकिन प्ले ग्रुप के बाद जैसे ही वो LKG UKG फर्स्ट यहाँ पर आता है तो स्ट्रिक्टली उनको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को। तो ये अनुच्छेद 45 जो है शिक्षा के संबंध में है, और इसमें एक संविधान में संशोधन हुआ था 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, यानी कि 2002 का ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद 45 में बालकों की उम्र को घटाकर 6 वर्ष किया गया था। पहले इसमें 14 वर्ष उम्र हुआ करती थी कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये प्रावधान पहले था। और 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ था तो यहां 14 वर्ष की जगह हमने लिख दिया 6 वर्ष, और उसके आगे निःशुल्क शिक्षा की जगह लिख दिया प्रारंभिक शिक्षा या पूर्व शिक्षा के प्रावधान। इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्षीय बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया था। और इसी संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य जो संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखे हुए हैं, उसमें 11वां एक नया कर्तव्य जोड़ा था, और उस कर्तव्य में लिखा है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्षीय बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो ये 86वां संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। और ये 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51, इन 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुए थे, बड़े परिवर्तन हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों, दुर्बल यानी कि कमजोर वर्गों की शिक्षा और उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करें। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह उनको प्रदान किया जाता है, और उसमें से BPL जो है उनको निःशुल्क भी इस प्रकार से शिक्षा वगैरह। सरकार ने जो कानून बनाकर समय समय पर जो प्रावधान किए हैं वो इसी अनुच्छेद 46 को ही लागू किया है। आर्टिकल 46 जो है ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित है, उनके आर्थिक हितों के संरक्षण से संबंधित है, और इसे हमने कई योजनाओं के माध्यम से इम्प्लीमेंट भी बेहतरीन तरीके से किया है। इसीलिए SC/ST का आज बहुत बेहतरीन जो है विकास हुआ है। बढ़ते हैं अनुच्छेद 47 की ओर। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में लिखा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य, पोषाहार और उनके जीवन स्तर में सुधार करें। यानी कि नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनका पोषाहार यानी कि खाना पीना उनका अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिले,
और लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जीवन स्तर उनका निरंतर सुधरे। जब देश के मानव संसाधन स्वस्थ होंगे तभी तो देश की उन्नति होगी। इसलिए नागरिकों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ने अनुच्छेद इस 47 को बेहतरीन तरीके से लागू करने का एक प्रयास किया। 2013 में एक कानून बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें प्रावधान किया कि गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो मोटा अनाज, इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इन लोगों को जब प्रॉपर फूड मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तब ये लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के कानून हमारे देश में बने हैं। और इसके अलावा सरकार ने कई इस प्रकार की योजनाएं बनाकर भी लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित और खान पान से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान देश की और राज्यों की सरकारें गरीबों को अनाज बांट रही है, निःशुल्क अनाज बांट रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खतरे में न पड़े। तो इस प्रकार से यहां अनुच्छेद 47 में एक गांधीवादी विचारधारा भी शामिल है, जिसमें लिखा है नशीली दवाओं और मदिरा, यानी कि शराब वगैरह के ऊपर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली चीजें हैं। तो ये अनुच्छेद 47 जो है, यहां नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की वकालत करता है। बाकी हम इसका अगला पार्ट जो है कल 11 बजे हम आपको बताएंगे। तो ये थे अपने अनुच्छेद 47 तक का। तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़े हमने। और इन सभी अनुच्छेदों में 44 और 45 ये 2 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 अनुच्छेदों के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से हाईलाइट कर लें। आप इनके नोट्स बनाकर रखें अच्छे से, और एग्जाम्पल जो आपको दिखाई देते हैं, चित्र वगैरह, योजना वगैरह दिखाई देते हैं, तो उसके साथ में एग्जाम्पल के रूप में लिख लें, ताकि आपको याद करने में दिक्कत न हो। अभी मैं 2 बातें आपसे और करना चाहूँगा कि पढ़ाई वगैरह आपकी कैसी चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट जो है कॉल भी कर रहे हैं और कमेंट में भी लिख रहे हैं। कई बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को याद करें, आलस आ रहा है और पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं कहता हूँ कि अगर इस टाइम में भी आप इस स्थिति का अगर अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो इससे अच्छा मौका और हमें कब मिलेगा। अभी लॉकडाउन के दौरान पूरा देश जो है घरों में पूरा पैक है, और उसमें कुछ लोग बेहतरीन इस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम का आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर लें। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और सेल्फ मोटिवेशन जब होगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और आप खाली नहीं बैठेंगे, आप टाइम पास नहीं करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे है? सेल्फ मोटिवेशन आता है, आप अपने टारगेट को लिखकर जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर लगा लें। हो सके तो उसका एक चित्र बना लें, और हो सके तो आप उसको पेन से अच्छे से हाईलाइट कर दें, और उठते बैठते सोते जागते समय आप उस टारगेट को देखें। आपके दिमाग में, आपकी रग रग में वो टारगेट ऐसे घर कर जाए, ताकि आप उससे अलग होकर कुछ भी काम नहीं करें। तब आपका इसमें मन लगेगा और बार बार पढ़ने का आपका दिल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आपका वो रास्ता है टारगेट तक पहुंचने का। इसलिए ये करने से आपको कभी आलस नहीं आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पढ़ते समय आलस आने का मुख्य कारण है कि हमारा जो टारगेट है वो इंटरेस्टेड नहीं है। टारगेट जिस दिन इंटरेस्टेड बन जाएगा, उस दिन ये सारी पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। मैं आपको कहूं कि आपको अभी बहुत एक अच्छी पिक्चर लगी हुई है मार्केट में, आप जाकर उसको देख कर आना, और आपका इंटरेस्ट बन जाएगा पिक्चर के लिए। और उस समय आप अगर पिक्चर देखने के लिए जाओगे कि 12 बजे पिक्चर स्टार्ट होगी और बीच में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न होगी, आप फिर भी कैंसिल नहीं करोगे, आप जाओगे, कैसे भी करके टिकट लोगे और पिक्चर देखोगे।
ये काम आपने क्यों कर दिया? क्योंकि वो टारगेट आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड था। और इसी प्रकार से आप अपने टारगेट को इंटरेस्टेड बना दीजिए। आपका गोल जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही आपको रास्ते के अंदर चलने के दौरान मजा आएगा और मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और मेमोरी पावर बढ़ेगी। चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी, आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद,